स्वागत है आपका पट्टी पथट पठंती यूपीएससी में, जहां हम सब मिलकर सीखते हैं। नमस्कार। भारतीय राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी की हमारी इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम, बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, हमारे संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल। जी हाँ, ये एम लक्ष्मीकांत की किताब का अध्याय 5 है और यूपीएससी या एसएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, प्रीलिम्स हो या मेंस, सवाल यहाँ से बनते ही हैं। और देखिए, प्रस्तावना सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये हमारे संविधान की आत्मा है, उसका दर्शन है ना? सही कहा। एक तरह से ये वो आईना है जिसमें हमारे संविधान निर्माताओं के सपने, उनकी आकांक्षाएं झलकती हैं। और असल में ये वो कुंजी है जो संविधान के विशाल भवन के दरवाजे खोलती है, हमें बताती है कि बनाने वालों के मन में क्या था, उनके उद्देश्य क्या थे। हाँ, और इसकी जड़ें अगर देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था। जी। उसी प्रस्ताव को थोड़े संशोधनों के साथ सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया और वही आगे चलकर हमारी प्रस्तावना का आधार बना। और एक दिलचस्प बात यह भी है, शायद सबको ना पता हो, कि जब पूरा संविधान बन गया, अपनाया जा चुका था, तब प्रस्तावना को लागू किया गया। हाँ, ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्रस्तावना संविधान के प्रावधानों के अनुरूप हो, उनसे अलग ना हो। बिल्कुल। तो चलिए अब जरा इस दस्तावेज को परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि यूपीएससी के नजरिए से क्या क्या खास है इसमें। सबसे पहले प्रस्तावना के जो मूल शब्द हैं उन्हें एक बार ध्यान से सुनते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। वाह, ये शब्द अपने आप में ही कितने शक्तिशाली हैं, कितने गहरे अर्थ लिए हुए हैं। बिल्कुल। अब अगर इसे ध्यान से देखें तो इसमें 4 मुख्य घटक मतलब कंपोनेंट्स नजर आते हैं। जी, पहला है संविधान के अधिकार का स्रोत, सोर्स ऑफ अथॉरिटी। ये साफ कहता है हम भारत के लोग। हाँ, मतलब संविधान को शक्ति भारत की जनता से मिल रही है। हाँ, अंतिम संप्रभुता जनता में है। बिल्कुल। दूसरा घटक है भारत की प्रकृति, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। ये बताता है कि भारत कैसा राष्ट्र होगा, एक संप्रभु सॉवरन, समाजवादी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष सेक्युलर, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक और गणतांत्रिक रिपब्लिक राज्य व्यवस्था। इन पे अभी हम एक एक करके बात करेंगे। हाँ। तीसरा घटक है संविधान के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। हमें संविधान से चाहते क्या है? तो वो है न्याय, जस्टिस, स्वतंत्रता, लिबर्टी, समता, इक्वालिटी और बंधुता, फ्रेटर्निटी। ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के भी आदर्श थे, है ना? हाँ, बिल्कुल। और चौथा और अंतिम घटक है संविधान को अपनाने की तिथि, डेट ऑफ अडॉप्शन 26 नवंबर 1949। इसी दिन भारत के लोगों ने संविधान सभा में इसे अपनाया, लागू किया और खुद को सौंपा। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रीलिम्स फैक्ट है कि अपनाने की तिथि 26 नवंबर 1949 है, जबकि ये पूरी तरह लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। सही कहा। चलिए अब उन महत्वपूर्ण शब्दों पर आते हैं जो भारत की प्रकृति बताते हैं। पहला शब्द संप्रभु या सॉवरन। इसका क्या मतलब है? सीधा सा मतलब है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में, मतलब अपने घर के अंदर और बाहर दुनिया के साथ कैसे रिश्ते रखने हैं, इन सब में फैसला लेने के लिए पूरी तरह आजाद है। किसी बाहरी शक्ति या देश के नियंत्रण में नहीं है। बिल्कुल नहीं। अपनी नीतियां, अपने फैसले, सब कुछ खुद। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अक्सर प्रीलिम्स में फंसाने के लिए पूछ लेते हैं। भारत 1949 में कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का सदस्य बना रहा, यूएन का सदस्य है, तो क्या इससे हमारी संप्रभुता पर कोई असर पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझना जरूरी है। देखिए, भारत की राष्ट्रमंडल सदस्यता या किसी और अंतर्राष्ट्रीय संधि का हिस्सा होना, ये उसकी संप्रभुता को कम नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये सदस्यता पूरी तरह स्वैच्छिक है, हमारी मर्जी से है। भारत जब चाहे इसे छोड़ सकता है। ये किसी भी तरह से ब्रिटिश क्राउन के प्रति कोई वफादारी नहीं दिखाता। अच्छा, ये स्पष्टीकरण जरूरी था।
अगला शब्द है समाजवादी, सोशलिस्ट। इस पर तो काफी बहस भी होती है। हाँ, होती है। तो भारत का समाजवाद कैसा है, ये समझना जरूरी है कि भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद यानी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को अपनाया है। मतलब ये साम्यवादी समाजवाद या जिसे राज्य आश्रित समाजवाद कहते हैं वैसा नहीं है। साम्यवादी समाजवाद में उत्पादन और वितरण के सभी साधन सरकार के हाथ में होते हैं, निजी संपत्ति खत्म कर दी जाती है। अच्छा, तो हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब है एक मिली-जुली अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब सरकारी कंपनियां भी होंगी और प्राइवेट कंपनियां भी, दोनों साथ साथ काम करेंगी। और इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है गरीबी हटाना, आय की जो असमानता है उसे कम करना, बीमारी, अवसर की असमानताएं सबको खत्म करना। कह सकते हैं कि भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का एक मिला-जुला रूप है, लेकिन झुकाव गांधीवादी समाजवाद की तरफ ज्यादा है। और एक और बात, ये समाजवादी शब्द तो शुरू में प्रस्तावना में था ही नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था, इमरजेंसी के दौरान। हाँ, तो क्या इसका मतलब ये निकालें कि 1976 से पहले भारत समाजवादी नहीं था या संविधान में ऐसे तत्व नहीं थे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यूपीएससी मेंस के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, शब्द भले ही 1976 में जोड़ा गया, लेकिन संविधान में खासकर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों यानी डीपीएसपी में पहले से ही कई ऐसे प्रावधान थे जो समाजवादी विचारधारा दिखाते थे। जैसे अनुच्छेद 38, 39, 39A वगैरह। ये सब सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करते हैं। तो 1976 के संशोधन ने बस उस भावना को जो पहले से मौजूद थी स्पष्ट रूप से लिख दिया। अच्छा, और कांग्रेस पार्टी ने भी तो शायद 1955 के अवधि सत्र में समाजवादी समाज का लक्ष्य अपनाया था। जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है। अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, इसका क्या मतलब है? देखिए, भारत में पंथ निरपेक्षता की जो अवधारणा है वो पश्चिम की अवधारणा से थोड़ी अलग है। कैसे? पश्चिम में जैसे अमेरिका या फ्रांस में धर्म और राज्य के बीच एक दीवार है। मतलब दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। राज्य धर्म के मामले में दखल नहीं देगा, धर्म राज्य के मामले में नहीं। इसे नेगेटिव कंसेप्ट कहते हैं। और भारत में ऐसा नहीं है कि राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं। यहाँ राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। मतलब भारत कोई हिंदू राष्ट्र या इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, लेकिन राज्य सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता है और सबको समान संरक्षण देता है। इसे पॉजिटिव कंसेप्ट कहते हैं। अच्छा, और ये शब्द भी तो बाद में जोड़ा गया? हाँ, ये भी समाजवादी शब्द की तरह 42nd संशोधन 1976 में ही प्रस्तावना में आया। लेकिन क्या यहाँ भी वही बात है कि भावना पहले से थी? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने तो 1974 के केशवानंद भारती मामले से भी पहले भले ही साफ साफ सेक्युलर शब्द इस्तेमाल ना किया हो, ये माना था कि संविधान बनाने वालों का इरादा भारत को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बनाने का ही था। और बाद में तो कोर्ट ने साफ कह दिया कि पंथ निरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, वो भी तो इससे मजबूत करते हैं। हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 25 से 28 तक ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं। अपना धर्म मानने, उसका आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये सब इसमें शामिल है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के, अनुच्छेद 27 किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए टैक्स देने से स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में शामिल होने से स्वतंत्रता। ये सब मिलकर भारत की पंथ निरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को पक्का करते हैं। बहुत बढ़िया। अब आते हैं लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक शब्द पर। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन। हाँ, प्रस्तावना एक ऐसी राज व्यवस्था की बात करती है जहां सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में हो। भारत ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं अपनाया है। स्विट्जरलैंड जैसा नहीं।
हमने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाया है, जिसे प्रतिनिधि लोकतंत्र रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। मतलब हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वो हमारे लिए शासन चलाते हैं। सही कहा। अब ये प्रतिनिधि लोकतंत्र भी दो तरह का होता है, संसदीय यानी पार्लियामेंट्री और अध्यक्षीय यानी प्रेसिडेंशियल। और हमने ब्रिटेन की तरह संसदीय लोकतंत्र अपनाया है। जी हाँ, इसमें कार्यपालिका मतलब सरकार अपने सभी नीतियों और कामों के लिए विधायिका मतलब संसद या विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है। और इसके क्या लक्षण है? वयस्क मताधिकार मतलब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, समय समय पर चुनाव होना, कानून का शासन रूल ऑफ लॉ, न्यायपालिका की स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और किसी भी तरह के भेदभाव का ना होना, ये सब भारतीय लोकतंत्र की पहचान है। ये सब प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं। और प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र की बात नहीं करता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी शामिल है। सामाजिक लोकतंत्र का मतलब है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। इनको जीवन के सिद्धांतों के रूप में मानना, इन्हें अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर ने भी तो कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक उसका आधार सामाजिक लोकतंत्र ना हो। बिल्कुल, और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का लक्ष्य पाने की कोशिश मुख्य रूप से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों DPSP के जरिए की गई है। वो एक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट बनाने की बात करते हैं। ठीक है, और इस कड़ी का आखिरी शब्द है गणराज्य, रिपब्लिक। हाँ, देखिए, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था दो तरह की हो सकती है, या तो राजशाही मोनार्की या गणराज्य रिपब्लिक। राजशाही में राजा या रानी होते हैं जो वंश के आधार पर पद पाते हैं, जैसे ब्रिटेन में। सही। और गणराज्य में राज्य का जो प्रमुख होता है हेड ऑफ स्टेट, वो हमेशा चुना जाता है, चाहे सीधे जनता चुने या अप्रत्यक्ष रूप से, और एक निश्चित समय के लिए। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति और भारत में भी राष्ट्रपति। बिल्कुल। भारत एक गणराज्य है क्योंकि हमारे यहाँ राज्य का प्रमुख यानी राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं है। उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से 5 साल के लिए चुना जाता है। गणराज्य होने के और भी मतलब हैं। हाँ, 2 और मतलब है। पहला कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा में नहीं, बल्कि भारत की जनता में है। और दूसरा किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का न होना, मतलब कोई ऊंचा या नीचा वर्ग नहीं है। सारे सार्वजनिक पद, सरकारी नौकरियां वगैरह बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुले हैं। तो ये लोकतंत्र और गणराज्य के सिद्धांत मिलकर हमारी राजव्यवस्था की नींव बनाते हैं। बिल्कुल। तो ये तो हो गए वो शब्द जो भारत की प्रकृति बताते हैं। अब जरा देखते हैं कि प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्य क्या बताए गए हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है न्याय, जस्टिस। हाँ, और प्रस्तावना 3 तरह के न्याय की बात करती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय मतलब जाति, रंग, धर्म, लिंग, जन्मस्थान वगैरह के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, समाज में किसी खास वर्ग को कोई विशेष अधिकार न मिले। इसमें SC, ST, OBC महिलाओं की स्थिति में सुधार भी शामिल है। और आर्थिक न्याय? आर्थिक न्याय का मतलब है कि आर्थिक कारणों से किसी के साथ भेदभाव न हो, जैसे अमीरी गरीबी के आधार पर। इसमें धन, आय, संपत्ति की जो बहुत ज्यादा असमानता है उसे कम करना शामिल है। सामाजिक और आर्थिक न्याय को मिलाकर शायद डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं। जी हाँ, आनुपातिक न्याय। और तीसरा है राजनीतिक न्याय। इसका मतलब है सबको समान राजनीतिक अधिकार मिले, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का, वोट देने का, चुनाव लड़ने का, सरकारी पद पाने का, सबको बराबर हक हो। हाँ, और न्याय के ये तीनों आदर्श, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, हमने 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरणा लेकर शामिल किए हैं। इन आदर्शों को पक्का करने के लिए संविधान में काफी प्रावधान है, खासकर मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में। बिल्कुल। मेंस के नजरिए से ये विश्लेषण जरूरी है कि ये सिद्धांत कैसे न्याय लाते हैं। जैसे मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 14, 15, 17, 18 समानता और सामाजिक न्याय की बात करते हैं। और डीएसपी में अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे लोक कल्याण हो। अनुच्छेद 39 कहता है समान काम के लिए समान वेतन हो, देश के संसाधनों का सही बंटवारा हो। ये आर्थिक न्याय को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 39A समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता की बात करता है। ठीक है। न्याय के बाद अगला उद्देश्य है स्वतंत्रता, लिबर्टी। प्रस्तावना सभी नागरिकों के लिए विचार,
अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। और इसका मकसद क्या है? मकसद है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पूरी तरह से विकसित हो सके, उसे मौके मिले। इन स्वतंत्रताओं की गारंटी मौलिक अधिकारों में दी गई है। हाँ, अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं हैं, जिसमें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी शामिल है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है और अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता देते हैं। लेकिन ये स्वतंत्रता असीमित तो नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है। प्रस्तावना या मौलिक अधिकारों में दी गई स्वतंत्रता योग्य स्वतंत्रता है, क्वालिफाइड लिबर्टी। मतलब ये निरंकुश नहीं है। संविधान खुद इन पर युक्तियुक्त निर्बंधन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। ठीक है। और स्वतंत्रता के ये आदर्श हमने फ्रांस की क्रांति से लिए हैं। जी हाँ, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से। तीसरा उद्देश्य है समता, इक्वालिटी। प्रस्तावना सभी नागरिकों के लिए प्रतिष्ठा यानी स्टेटस और अवसर यानी अपॉर्चुनिटी की समानता देती है। मतलब समाज में किसी भी वर्ग के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं होंगे और सबको आगे बढ़ने के समान अवसर मिलेंगे। बिल्कुल। और इस आदर्श को भी मौलिक अधिकारों से पक्का किया गया है। अनुच्छेद 14 कानून के सामने सब बराबर हैं और कानून सबको समान संरक्षण देगा। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग वगैरह के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में सबको बराबर अवसर मिलेंगे। अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। डीएसपी में भी तो है कुछ। हाँ, जैसे अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य कोशिश करेगा कि पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिले। ये सब मिलकर प्रतिष्ठा और अवसर की समानता को मजबूत करते हैं। और चौथा उद्देश्य है बंधुता, फ्रेटर्निटी। बंधुता यानी भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप के जरिए इसे बढ़ावा देता है। हाँ, कि हम सब पहले भारतीय हैं। बिल्कुल। और मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, अनुच्छेद 51A, वो भी कहता है कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वो भारत के सभी लोगों में समरसता और भाईचारे की भावना बढ़ाए, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग के भेदभाव से ऊपर हो। बंधुता को 2 चीजें सुनिश्चित करनी है। पहली व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। और दूसरी राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। यहां भी ये अखंडता यानी इंटेग्रिटी शब्द 42वें संशोधन 1976 द्वारा ही प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अच्छा, व्यक्ति की गरिमा कैसे सुनिश्चित होती है? मौलिक अधिकारों से, जैसे अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। और डीपीएसपी से भी, जैसे अनुच्छेद 39 में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान आजीविका के साधन की बात है। और राष्ट्र की एकता और अखंडता? इसमें भौगोलिक और मनोवैज्ञानिक दोनों पहलू हैं। जैसे संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। हाँ, मतलब राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। सही, ये भौगोलिक एकता है। और मनोवैज्ञानिक एकता मौलिक कर्तव्य बढ़ाते हैं, जैसा अभी हमने बात की। तो ये थे प्रस्तावना के उद्देश्य। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं, जो खासकर यूपीएससी मेंस में अक्सर घूम फिर कर आता है। हाँ, कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं, और इसकी क्या अहमियत है? क्या इसमें संशोधन हो सकता है? जी, तो क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है और क्या इसे बदला जा सकता है? देखिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट के विचार समय के साथ बदले हैं। शुरू में 1960 का बेरूबारी यूनियन मामला था। हाँ, उसमें क्या कहा कोर्ट ने? उसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान बनाने वालों के मन को समझने की कुंजी तो है, और जहां संविधान की भाषा साफ न हो वहां प्रस्तावना की मदद ली जा सकती है। लेकिन ये संविधान का हिस्सा मतलब पार्ट नहीं है, इसलिए इसे ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत माना गया, न ही उनकी शक्तियों पर कोई रोक लगाने वाला। अच्छा, तो पहले माना कि हिस्सा नहीं है। हाँ, लेकिन फिर आया 1973 का ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामला, लैंडमार्क जजमेंट। इसमें क्या हुआ? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना बेरूबारी वाला फैसला पलट दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग, इंटेग्रल पार्ट है। अभिन्न अंग? हाँ,
कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना का बहुत ज्यादा महत्व है और संविधान को समझने और उसकी व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना में दिए गए महान और ऊंचे आदर्शों को ध्यान में रखना चाहिए। तो मतलब अब ये संविधान का हिस्सा है। बिल्कुल। और इसी केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचा या बुनियादी विशेषताओं बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत भी दिया। हाँ, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और कोर्ट ने ये भी कहा कि प्रस्तावना संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हम प्रस्तावना को बदल सकते हैं? इसका मतलब है कि संसद अपनी संशोधन शक्ति जो अनुच्छेद 368 के तहत मिलती है उसका इस्तेमाल करके प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकती है, और किया भी गया है। 1976 में 42वें संशोधन से समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। हाँ। लेकिन संसद प्रस्तावना की जो मूल विशेषताएं हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, उन्हें नष्ट या बदल नहीं सकती। समझ गया। तो प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन मूल ढांचे को छेड़े बिना। और अब तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, 1976 में। बिल्कुल सही। और एक और महत्वपूर्ण बात जो याद रखनी है वो ये कि प्रस्तावना गैर न्यायिक, नॉन जस्टिशिएबल है। गैर न्यायिक मतलब इसकी व्यवस्थाओं को आप सीधे कोर्ट में ले जाकर लागू नहीं करवा सकते। जैसे आप मौलिक अधिकारों के हनन पर कोर्ट जा सकते हैं, वैसे प्रस्तावना के लिए नहीं जा सकते। ये ना तो सरकार को कोई शक्ति देती है, ना ही सरकार की शक्तियों पर कोई रोक लगाती है। लेकिन फिर इसका महत्व क्या है अगर इसे लागू ही नहीं करवा सकते? महत्व है, जैसा हमने पहले कहा, जब संविधान का कोई अनुच्छेद या प्रावधान अस्पष्ट हो, उसके एक से ज्यादा मतलब निकल रहे हों, तो सही मतलब समझने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जाता है। हाँ, ये एक मार्गदर्शक की तरह काम करती है। बिल्कुल। ये संविधान के दर्शन, उसके मूल मूल्यों को बताती है। संविधान सभा के सदस्य थे सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। उन्होंने कहा था, संविधान की प्रस्तावना हमारे लंबे समय के सपनों का विचार है। और के मुंशी ने इसे हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यफल यानी हॉरोस्कोप कहा था। हाँ, तो मेन्स टेक अवे के तौर पर देखें, अगर सवाल आता है कि प्रस्तावना संविधान का दर्शन है और इसके मूल ढांचे का हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के आलोक में विश्लेषण करें तो क्या लिखना होगा? तो हमें बताना होगा बेरूबारी केस हिस्सा नहीं माना, फिर केशवानंद भारती केस अभिन्न अंग और मूल ढांचे का हिस्सा माना, LIC ऑफ इंडिया केस 1995 का भी जिक्र कर सकते हैं जिसने फिर से अभिन्न अंग माना। हाँ, और प्रस्तावना का महत्व बताना होगा, संविधान निर्माताओं के विचार व्याख्या में मदद वगैरह। और ये भी कि इसमें संशोधन हो सकता है, अनुच्छेद 368, लेकिन मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और प्रीलिम्स टेकअवे के लिए क्या क्या याद रखना है? मुख्य बातें हैं, प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। 42वें संशोधन 1976 ने 3 शब्द जोड़े, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। अपनाने की तिथि 26 नवंबर 1949। केसेस बेरूबारी 1960, हिस्सा नहीं, केशवानंद भारती 1973, अभिन्न अंग, मूल ढांचे का हिस्सा। और प्रकृति गैर न्यायिक, और केवल एक बार संशोधन हुआ है। बहुत बढ़िया। तो ये भी हमारे संविधान की प्रस्तावना की एक कह सकते हैं विस्तृत पड़ताल। ये सिर्फ एक भूमिका या परिचय नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो पूरे संविधान का सार है, उसका निचोड़ है, हमारे राष्ट्र के मूलादर्शों और सबसे ऊंची आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका मतलब है कि प्रस्तावना वो रोशनी है, वो प्रकाश स्तंभ है जो संविधान के बाकी प्रावधानों को, देश के कानूनों को, सरकार की नीतियों को रास्ता दिखाता है। हाँ, हर चीज को प्रस्तावना में दिए गए मूल्यों की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। बिल्कुल। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये हमें लगातार याद दिलाता है कि हमारा गणतंत्र किन बुनियादों पर खड़ा है और हमें किस दिशा में जाना है। सही कहा। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि एक जीता जागता दर्शन है जो हमें एक बेहतर, एक ज्यादा न्यायपूर्ण, ज्यादा बराबरी वाला राष्ट्र बनाने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या प्रस्तावना में लिखे ये महान आदर्श, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, आज भी उतने ही प्रासंगिक, उतने ही शक्तिशाली हैं जितने संविधान बनाते समय थे? और इन आदर्शों को जमीनी हकीकत बनाने में हम एक राष्ट्र के तौर पर, एक समाज के तौर पर और एक नागरिक के तौर पर
कहाँ तक कामयाब हुए हैं? ये सोचने वाली बात है। जरूर सोचिएगा। अगली चर्चा तक पढ़ते रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार। नमस्कार।